नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए हम आज हम बात कर रहे थे DPSP के विषय में, नीति निर्देशक तत्वों के विषय में, और हमने देखा कि अनुच्छेद 44 तक हमने बात की थी और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की थी उसमें, और अनुच्छेद 40 भी हमने देखा था, इसमें पंचायती राज की बात की गई थी। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 41 भी हमने देखा, जिसमें आप देखते हैं काम और काम पाने का अधिकार और ये सारी व्यवस्थाएं राज्य करता है। और आपको मनरेगा, मैंने आपको बताया था, मनरेगा जो है यानी बेरोजगारी है, उसमें काम आपको पाने का, शिक्षा पाने का, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य करेगा। और उसमें मनरेगा के माध्यम से जो काम दिया जाता है वो हमने देखा अनुच्छेद 41 में। तो इस प्रकार से हमने बात की और आज हम बात करेंगे अगले पोर्शन में, इसी में अगले अनुच्छेद की। और आज हम इसको नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनको ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 45 से और अनुच्छेद 51 तक क्या क्या हमारे लिए व्यवस्थाएं हैं। देखेंगे अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई। और ये हमने अनुच्छेद 21 का में देखा था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 21 का में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 45 की हमने बात की। अनुच्छेद 46 है, इसमें SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लोगों को शिक्षा अथवा धन से संबंधित प्रावधान यानी किए गए इसमें SC और ST से, और दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा देने का, उन्हें शिक्षा मुफ्त कराने का, और ये व्यवस्थाएं इसमें राज्य करेगा। और धन से संबंधित भी व्यवस्था ये राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि राज्य इस चीज़ की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 हमें कहता है कि पोषाहार स्तर को ऊंचा करना है, यानी खाने पीने की व्यवस्थाएं राज्य की ठीक होनी चाहिए, कोई अपने स्तर से कोई भूखा न मरे। जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास यानी राज्य करेगा। तो आप देखते हैं राज्य सारी व्यवस्थाएं अपनी स्थिति के अनुसार करता है। लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने देखा है कि राज्यों में आपके हर राज्य में सरकारी अस्पताल भी होते हैं और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाएं अस्पताल में दी जाती हैं। तो ये क्या है, ये राज्य की जैसी स्थिति है उस हिसाब से राज्य अपनी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 से कहता है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित व्यवस्था करना, और कृषि और पशुपालन से संबंधित व्यवस्था राज्य करेगा, अपनी राज्य की स्थिति के अनुसार करेगा, कोई दबाव राज्य पर नहीं होगा। और इसमें एक व्यवस्था और की जाएगी, जो दुधारू पशु होते हैं उनको मारने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी जो पशुओं को हम लोग बेच देते हैं या कटवा देते हैं, तो ये व्यवस्था राज्य ने इसमें इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यदि आप दुधारू पशुओं को कहीं इस प्रकार से मारने के लिए, कटवाने के लिए आप उनको सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, यानी पर्यावरण का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। तो पर्यावरण में अब आप देखते हैं कहीं भी प्रदूषण वगैरह होता है और आप यदि कंप्लेंट करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है ना। उद्योग हैं, कारखाने हैं, यहाँ पर प्रदूषित किया जाता है, जल को प्रदूषित किया जाता है तो वहाँ कार्रवाई होती है। और वनों का संरक्षण भी करता है। आप देखते हैं वनों को काट नहीं सकते, हरे पेड़ जो होते हैं जिनमें जीव होता है उन पेड़ों को आप काट नहीं सकते। यदि काटते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई तुरंत, यदि किसी ने शिकायत कर दी और पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो इस प्रकार से, और वन्य जीव जो होते हैं, वन के जो जीव होते हैं उनका भी संरक्षण करने का उत्तरदायित्व तो राज्य का होगा। वन्य जीवों को आप देखते हैं राजस्थान में चिंकारा हिरन का केस आपने देखा, सलमान खान ने उस हिरन का वध किया शिकार करने के रूप में, तो उनको बार बार राजस्थान कोर्ट में जाना पड़ता है और सजा भी हुई थी। तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है
तो ये व्यवस्था राज्य करेगा, और ऐसा है तो करता है। और ये व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का दायित्व राज्य का है। और अनुच्छेद आपका कौन सा 48 का में व्यवस्था है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये हमने देखा। और हम देखेंगे अनुच्छेद 49। हम यहाँ पर डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 49 क्या कहता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान जो होते हैं उनका संरक्षण और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। तो राष्ट्रीय स्मारक क्या होते हैं? जैसे अब आप देख सकते हैं ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। इस प्रकार से राष्ट्रीय धरोहर हैं ये, इनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा, तो राज्य करता है। अब आप देखते हैं ताजमहल पर आप जाइए, वहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, पुलिस भी आपको मिलती है वहाँ पर, और आप उस जो धरोहर है उससे किसी प्रकार का आप नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकते। और आपने देखा भी होगा पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार जो थी उन्होंने लाल किले को भी 5 साल के लिए कुछ समय के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, उसकी व्यवस्था संभालने के लिए। उसे तोड़फोड़ जो उसमें हुई है, टूट फूट जो हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, उसको व्यवस्था बनाने के लिए राज्य ने ये उत्तरदायित्व उठाया। तो इस प्रकार से ये उत्तरदायित्व राज्य का है, और इनको संभालने की व्यवस्था और इनका संरक्षण की व्यवस्था राज्य अनुच्छेद 49 में करेगा। लेकिन यदि नहीं भी करता है तो उस पर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं होता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आप देखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका स्वतंत्र है, अनुच्छेद 50 ये कहता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका। अब देखिए कार्यपालिका क्या है, जैसे ये आप देखते हैं, इधर देख लें, ये संसद है, ये संसद है, तो संसद में ये तो होती है विधायिका और ये होती है कार्यपालिका। लेकिन न्यायपालिका आपने देखा है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है ना। तो न्यायपालिका को अलग किया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी स्वतंत्र है। विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, ये मैं बता चुका हूँ। और संसद का जब पोर्शन हम पढ़ेंगे, भारतीय संसद, तब उसमें और हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी इसे अलग किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 50 में हमने पढ़ा, और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो राज्य का कर्तव्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति बनाए रखना। अब आप देखते हैं किसी भी देश में कहीं भी युद्ध होता है तो हमारा देश वहाँ पर दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील करता है। अभी आप देखते हैं रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, उसमें आप देखते हैं रूस ने जो अपना ऑपरेशन छेड़ रखा है यूक्रेन में, वहाँ पर हमारे सरकार ने, हमारी देश की सरकार ने दोनों देशों से अपील की शांति रखी जाए, समझौते के माध्यम से मेज पर बैठकर अपना वार्तालाप किया जाए और उसका विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन युद्ध न किया जाए। मतलब ये क्या है? ये शांति बनाने का प्रयास किया गया है। अब अगला राज्य क्या मानता है क्या नहीं मानता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अनुच्छेद 51 कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। ये राज्य का क्या होगा? उत्तरदायित्व होगा। तो अनुच्छेद 50 में हमने पढ़ा पृथक्करण न्यायपालिका का, और अनुच्छेद 51 में हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और अपने देश को सुरक्षा भी देगा, यानी तो वो देता है। हमारी सेनाएं तैयार रहती हैं सुरक्षा के लिए और बॉर्डर पर लगी रहती हैं, तो ये सुरक्षा हमें देगा। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 45 से बात की और अनुच्छेद 51 तक हमने डीपीएसपी के विषय में बात की। अब आप देखते हैं अनुच्छेद 51 का और बचता है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और उसे देखेंगे कि उसे हम विस्तार से अलग उसका एक टॉपिक होगा, और उसमें देखेंगे किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए और क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। ये व्यवस्था हम अगले चैप्टर में करेंगे, और उसका एक चैप्टर एक मौलिक कर्तव्यों का। वैसे मैंने आपको बता दिया है मौलिक कर्तव्यों को कब और किस प्रकार से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मौलिक कर्तव्य हमारे उसमें जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मैंने आपको बताया था, वैसे उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो थी, उन्होंने आपने देखा
कि उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का अपनी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उसमें से 8 ही जोड़े थे। तो इस प्रकार से मैंने बताया। तो अनुच्छेद, अब आप देखेंगे अनुच्छेद 51 तक हमने किया है, उनके विषय में बात करता है अनुच्छेद 51 का। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो बचा है मौलिक कर्तव्य, इसके अनुच्छेद 51 क के विषय में, वो जोड़ा गया था बाद में, उसके विषय में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। उसका एक चैप्टर अलग से होगा, स्पेशल होगा, तो उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। और अलग से एक क्लास उसके लिए होगी, जो उससे कोई क्वेश्चन हमारे परीक्षा में न छूटे। और उसमें 11 जो कर्तव्य हैं, उनसे वो हमें सभी 11 कर्तव्य हमें पता होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बात की आज अनुच्छेद 51 तक, और ये DPSP लगभग ख़त्म होने जा रहा है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले पोर्शन भाग 5 के विषय में, आगे हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल फिर नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, है ना। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक इंसान को विद्वान बनाती है। तो प्रैक्टिस आप करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।